Hello, beta. Good morning. I think all of you have joined. All of you have come. टॉपिक 15 ग्रुप में हमें आगे बढ़ना है और अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रिक एसिड कवर अप किया था बेटा। नाइट्रिक एसिड में स्पेशली जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था, उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपके पास में सारे प्रॉपरली नोट्स बने हुए हैं, उसकी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिएगा और स्पेशली जितनी रिएक्शंस मैंने आपको बताई है उनको तो आप एक एक रिएक्शन याद करके रखेंगे। जिंक के कितने केसेस हैं अलग अलग, टिन के कितने केसेस हैं, मर्क्यूरी के क्या केसेस हैं, दिस वे यू हैव टू कीप इन माइंड। और कौन से मेटल के साथ में क्या चेंज आ रहा है, कौन सा डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करता है, वेरी डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करता है, वो सारे तमाम सारे केसेस। तो मैं बस आपको केवल याद दिलवा रहा हूं कि पिछले लेक्चर में ये जो बातें अपनी हुई थी नाइट्रिक एसिड को लेकर, इनको आपको बहुत बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा। इस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और यदि आपने टॉपिक प्रॉपरली नहीं देखा और इनफैक्ट बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे ही किसी टेस्ट में 15 ग्रुप आ रहा है मतलब एक बार फिर नाइट्रिक एसिड को रिव्यू कर लो। ये प्रैक्टिस पूरे साल आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर एक स्थिति बनती है कि हाँ हम आंसर दे पाते हैं फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाइट्रिक एसिड। और हाँ, आप एक बार की तैयारी कर लेंगे, रिपीटेडली रिवीजन करेंगे तो दिक्कत यूं भी नहीं आती है, फिर आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। राइट? सत्यम, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप सेपरेटली मुझसे पूछिएगा। अभी मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि कल जो आप लोगों का टेस्ट है अब उसका टारगेट ये है कि उसका सिलेबस अभी अपना बचा हुआ है। तो आज के लेक्चर में मैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस एक टॉपिक कवर अप कर रहा हूं। इसको आप केयरफुली देखिए और हम इसको कवर अप करेंगे। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेस्ट ट्यूसडे को होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो भी हम टॉपिक आज ही पूरा करना चाहेंगे बेटा। टुडे ओनली वी हैव टू फिनिश द टॉपिक अप टू टेस्ट लेवल, जिसमें ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस खास तौर पे बचे हुए इनको हम कवर अप करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस बेटा हेडिंग दे दीजिए आप। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ये हेडिंग दीजिए आप। हाँ जी बेटा, सो गिव द हेडिंग। ऑक्सो एसिड्स भी बोलते हैं हम इन्हें, ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब बेटा यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको स्टडी करनी है वो फास्फोरस के डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है फास्फोरस की, ये सब बातों पर खास तौर पे अभी हमें फोकस करना होगा। तो सबसे पहले तो बेटा इस हेडिंग पर यानी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस वाले हेडिंग पर आप
इंपॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें हर एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगा उसको प्रॉपरली नोट करना है, समझ के रखना है। तो चलिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में स्टार्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड्स। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा मैंने लिखा H3PO2। नाम पे ध्यान देना, नाम भी इनमें दिक्कत देते हैं। पहले मैं नाम पर ही एम्फेसिस करूंगा। H3PO2 जो होता है इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 है। अब +3 और +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +3 और +5 होती है। लोअर के लिए अस सफिक्स लगता है, हायर के लिए एक लगता है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी लोअर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कम है, इसलिए यहां एक प्रीफिक्स लगेगा हाइपो, और नाम हो जाता है हाइपो फास्फोरस एसिड। नेमिंग पर पूरा ध्यान देते रहना बेटा। यहां पर हाइपो और अस दो टर्म्स हैं। हाइपो का मतलब भी लोअर होता है और अस का मतलब भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। मैं सभी के स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा बाद में इन्हीं के सामने, तो आप भी जब मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो थोड़ी इनकी स्ट्रक्चर बनाने की जगह रखना बेटा। दूसरे कंपाउंड का नाम होगा बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा H3PO3। इस बार ये +3 स्टेट है बेटा। +3 स्टेट होने के कारण, और ये उसका मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, मैं इसमें प्रीफिक्स रखूंगा ऑर्थो। तो कंपाउंड का नाम है ऑर्थो फास्फोरस एसिड। नाम पे ध्यान दीजिए। यहां पर एक तो अस सफिक्स यूज हुआ है और ऑर्थो यूज हुआ है। ऑर्थो टर्म पे पहले भी अपनी बात हुई है। ऑर्थो मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म के लिए यूज होता है। तो बेटा हियर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज द टर्म यूज्ड फॉर दिस एसिड। इस ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में +3 स्टेट है और ये मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म है। अब बेटा यदि मैं ऑर्थो के 2 मोल से 1 मोल H2O कम करके फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा जरा सोचो। 2 टाइम्स ऑफ ऑर्थो लिया मैंने और 1 मोल H2O कम कर दिया, तो फॉर्मूला बनेगा H4P2O5। अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +3 है और इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है प्रीफिक्स पायरो के साथ में। तो प्रीफिक्स हो गया पायरो, कंपाउंड है फास्फोरस एसिड। सो अस इज इंडिकेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर लोअर एंड पायरो इज इंडिकेटिंग कि ऑर्थो की 2 यूनिट्स को लेकर एक H2O हटाकर बनाया गया कंपाउंड है। आगे बढ़ते जाइए, अगला कंपाउंड देखिए बेटा। द नेक्स्ट कंपाउंड is now in +5 oxidation state. H3PO4 is the next compound बेटा। अब H3PO4 जो अपना कंपाउंड है इसमें फास्फोरस +5 स्टेट में है और ये मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसको नाम दिया जाता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब बेटा इस बार जो टर्म यूज हुई है तो आप देख सकते हैं सफिक्स एक आ गया और प्रीफिक्स ऑर्थो है। सफिक्स एक क्यों? क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। केयरफुली देखिए आप, यदि मैं ऑर्थो के 2 यूनिट्स लेकर 1 मोल H2O यहां से कम कर देता हूं, जरा फॉर्मूला सोचो क्या बनेगा। 2 टाइम्स ऑफ ऑर्थो से 1 H2O कम किया बेटा मैंने, अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और जो फॉर्मूला बना है अब उसमें प्रीफिक्स पायरो के साथ में इसका नाम देंगे। तो बेटा अब ये कंपाउंड हो गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो इस बार सफिक्स एक है फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रीफिक्स पायरो है क्योंकि ऑर्थो की 2 यूनिट से एक H2O कम करके ये बना है।
सिमिलर केस +5 स्टेट में एक और देखो बेटा, मैं इस बार पहले फॉर्मूला लिख देता हूं और फिर आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इस ऊपर ऑर्थो वाले से इसमें क्या अंतर दिखता है। ऑर्थो के 1 मोल से 1 मोल H2O कम किया गया है बेटा, तो अभी भी फास्फोरस है तो अपना +5 स्टेट में, पर इस एसिड के लिए प्रीफिक्स मेटा यूज होता है नाम में और ये हो जाता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल दिस टाइम, सफिक्स इक एंड प्रीफिक्स मेटा, इनका मैं आपको बताते ही जा रहा हूं कि सिग्निफिकेंस क्या है। अब बेटा इस लिस्ट में आई एम टेकिंग वन मोर कंपाउंड H4P2O6। पहले तो आई हैव अ क्वेश्चन विथ रिलेटेड टू दिस कंपाउंड कि फास्फोरस की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो क्या आ रही है, +4 आएगी। अब बेटा +3 लोअर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की और +5 हायर है, पर ये तो +4 का कंपाउंड आ गया। अब जैसे हम प्रीफिक्स अलग अलग ले सकते हैं, वैसे यहां पर भी हम क्या करेंगे, +3 से ऊपर है इसलिए हम इसमें एक सफिक्स तो रहने देंगे, लेकिन हाईएस्ट स्टेट +5 से ये नीचे है इसलिए मैं यहां पर एक प्रीफिक्स यूज कर रहा हूं हाइपो। तो बेटा इस कंपाउंड का नाम है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो हमें ध्यान देना है एक फॉर हायर बट हाइपो फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर। तो लोअर क्यों, क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट +5 से नीचे है, इसलिए हम इस कंपाउंड को हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोल रहे हैं। अब बेटा फॉर ऑल दीज कंपाउंड्स एक बार रिव्यू कर लो, पहले नाम पे ध्यान देना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्योंकि यहां फॉस्फोरस +1 स्टेट में है, फिर फॉस्फोरस एसिड यानी +3 स्टेट, पर +3 स्टेट में दो कंपाउंड है, ऑर्थो मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म और पायरो, ऑर्थो की 2 यूनिट से एक H2O कम करने पे बनता है फॉर्मूला। फिर आया H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, +5 वालों को सभी को एक एसिड यानी फॉस्फोरिक एसिड बोला है हमने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड। अंतर क्या है, वाटर कंटेंट का अंतर है, जिसमें मोस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म है उसको हम बोलेंगे ऑर्थो, जिसमें ऑर्थो की 2 यूनिट से एक H2O कम हुआ वो पायरो, ऑर्थो के 1 मोल से 1 मोल H2O कम करके बना वो मेटा, और इन सब से अलग एक +4 स्टेट वाले का नाम मैंने दिया है हाइपो, क्योंकि वो लोअर स्टेट है, हाईएस्ट नहीं है, लेकिन हाईएस्ट वाले से कंपैरिजन में ये लोअर है, तो एक सफिक्स के साथ इसको यूज किया गया है। अब बेटा ये जितने भी ऑक्सी एसिड्स बने हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इनका स्ट्रक्चर। सो फॉर ऑल दीज कंपाउंड्स आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। और एक इंटरेस्टिंग बात पे ध्यान देना, फास्फोरस के सभी ऑक्सी एसिड में स्ट्रक्चर वाली बात आप आसानी से याद रख पाएंगे यदि आप ये मान लें कि ये वाली यूनिट इन सब में होती है। सो द कॉमन यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट हैज बीन शोन हियर। अब आप क्या करो, इतना स्ट्रक्चर हर जगह सोच सकते हो आप, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और उसके आगे क्या ये आपको सोचना है। बस लेफ्ट में जो फॉर्मूला लिखा है उसको चेक करो और राइट में जो बची हुई वैलेंसी है उनको पूरा कर दो। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में क्या बचा बेटा, 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग है, ये मैंने 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लेस कर दिए, 2 वैलेंसीज थी, 2 हाइड्रोजन बचे हुए थे। अब जरा देखो H3PO3 में क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग फॉर्मूला में कौन से एटम्स हैं, जी हाँ 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक H और एक OH रखकर ये फॉर्मूला भी पूरा कर दिया। अब जरा बताओ पायरो कैसे बनाने की बात हुई थी अपनी, ऑर्थो के 2 यूनिट्स लेते हैं हम और एक H2O निकाल देते हैं, स्ट्रक्चरली भी यही करना है बेटा। ये मैंने ऑर्थो के 2 यूनिट्स को लेकर बीच में से एक H2O यूनिट को माइनस कर दिया, और जरा चेक करो ये स्ट्रक्चर बनेगा बेटा इसका।
pyrophosphorus acid. This is the structure H4P2O5. I hope you have drawn it. H3PO4 पे चलते हैं बेटा. In the structure of H3PO4, आइए उस कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट को पहले बना के रख लें और अब चेक करें फॉर्मूला में क्या क्या बचा है. We are left with 2 oxygen and 2 hydrogen. So let us place here 2 OH groups on the 2 valencies. So this is orthophosphoric acid. अब यदि आपको ऑर्थो समझ में आया तो पायरो का स्ट्रक्चर तो आप बना ही लोगे, क्योंकि पायरो में हम क्या करते हैं, ऐसी 2 यूनिट्स लेते हैं, बीच में से एक H2O कम करते हैं और 2 यूनिट्स को ज्वाइन करवा देते हैं. ये हो गया बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड. अब जरा चेक करो मेटाफॉस्फोरिक एसिड. मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा वही अपनी स्ट्रक्चरल यूनिट P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये तो फिक्स कर देना था हमें. अब बेटा फॉर्मूला में बचा ही सिर्फ एक ऑक्सीजन है और वैलेंसी बची हुई है 2. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. ऑक्सीजन एक ही है और वैलेंसी 2 है. तो मैंने देखो क्या किया बेटा, मैंने ऑक्सीजन और फास्फोरस दोनों की एक एक वैलेंसी को फ्री रखते हुए ये बता दिया कि ऐसी और यूनिट्स इनके साथ जुड़ती जाएगी, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा n, जिसका मतलब हो गया कि ये वास्तव में कई यूनिट्स को ज्वाइन करवा के मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है. बेटा रिकॉल करना, पहले भी अपनी बात हुई है कि जब जब किसी एसिड के नाम में मेटा प्रीफिक्स लगता है तो वो वास्तव में पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेता है. तो अब ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है बेटा, इसके कई टाइप के पॉलीमर बनते हैं. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी एग्जिस्ट करता है. तो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी होता है, हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी होता है. तो मैं यहां पर जो जो प्रीफिक्सेस यूज कर रहा हूं, टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड या हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स मिलकर एक रिंग स्ट्रक्चर बनाकर ये एग्जिस्ट करेगा. इज इट वेरी क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? यहां तक के स्ट्रक्चर्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? केस समझ में आ गया है सभी को? सर हाँ, एक बार अब आखिरी एक क्वेश्चन बचा बता हुआ दीजिए. केस है वो मैं समझाऊंगा. पहले मुझे बताओ यहां तक के कोई केस, किसी को कोई दिक्कत वो तो? लास्ट पॉइंट एक बार. Metaphosphoric acid will exist in polymeric forms. The polymer, poly मतलब होता है many और मर मतलब होता है units. तो polymer मतलब many units together. So we can come across 4 units together. We can come across 6 units together. इनको मैं बोलूंगा टेट्रामर, हेक्सामर, एक्सेट्रा. अब ये जितना भी मैरिक होगा, पॉलीमेरिक में जितना भी मैरिक होगा, I mean जितनी भी यूनिट्स होंगी, वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनाकर एग्जिस्ट करती हैं. तो आप सोच सकते हैं हेक्सामेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसा होगा. कैन यू इमेजिन हेक्सामेटाफॉस्फोरिक एसिड? N की वैल्यू हम रख देंगे 6 और पूरा रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे 6 यूनिट्स का. तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी वहां पे बेटा? मोनोमर के 2 एटम्स है ना, तो पूरा हेक्सामर होगा तो टोटल 12 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी. यस, 12 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनेगा. मैं आपको इसके कुछ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा. अब आ जाओ बेटा इतने स्ट्रक्चर्स के बाद में जो अपना हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एक दिया हुआ है फॉर्मूला. मैं थोड़ा सा अब इसकी बात बता रहा हूं, इसको प्लीज ध्यान से आप चेक करिए. साइक्लोप्रीफिक्स यूज नहीं होता बेटा नाम में. अंडरस्टूड है कि यदि मैंने हेक्सामेटाफॉस्फोरिक एसिड बोला मतलब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 यूनिट्स को लेकर बनने वाला है. नो नीड टू मेंशन साइक्लिक. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बेटा जो फॉर्मूला अभी सामने दिख रहा है, प्लीज लुक एट दिस केयरफुली. बेटा इसमें क्या होता है, 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं इसके. और अब जरा इसके 2 आइसोमर पे बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं. One of the compounds that exists for this formula is this one.
इसको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ही बोलते हैं, ठीक है, इसे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ही बोलते हैं। और अभी मैं एक और फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं बेटा। इस बार फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन मैं इसका एक आइसोमर बनाऊंगा H4P2O6 का। और क्योंकि वो आइसोमेरिक होगा तो नाम में भी उसे आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड बोला जाता है। और बेटा ये जो आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, आई डिस्कस अबाउट इट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बात तो इसका जो आइसोमर है वो इसके समान स्ट्रक्चर में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाला नहीं है। कुछ एटम्स की मैंने देखो पोजीशन बदलना स्टार्ट की, और अब आपके पास यहां पर एक H और ऑक्सीजन बीच में आ गया, इधर OH है। कुल मिला के बेटा ये स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जहां वो सिमेट्रिकल होता है उसे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ही बोलते हैं। पर जहां उसका आइसोमेरिक बनता है स्ट्रक्चर जिसमें सिमेट्री नहीं दिख रही है, एक ऑक्सीजन बीच में आया और इधर OH की जगह H ग्रुप है, ये वाले फॉर्मूला को आइसो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यदि ये हो तो इसका नाम आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है। बेटा अब इस बार मैं एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी बोलना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट बात। ऊपर क्या हो रहा था, द स्ट्रक्चर बीइंग सिमेट्रिकल, द टू phosphorus atoms were in same +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। चेक करो क्या यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस दोनों की सेम है। आई एम श्योर आपने जब रेडॉक्स 11th में पढ़ा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्डिंग के बेसिस पे कैसे देखे जाते हैं ये नियम सीखे होंगे। तो बेटा मैं डायरेक्टली आंसर देना चाहूंगा यहां पर, यह फॉस्फोरस +3 और ये वाला फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो एवरेज वैल्यू तो +4 ही आएगी बेटा, पर वास्तव में हमें मेंशन करना चाहिए यहां +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेज का ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एवरेज +4 वाला केस बनता है। सो दिस इज अबाउट आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बेटा अभी तक मैंने आप लोगों की चैट रीड नहीं की थी, तो सही है, प्रखर ने प्रणीत ने जो आंसर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस को लेकर, ये सही है बेटा। चेक कर लिया है आपने, हर बात अभी तक की समझ में आ गई। बहुत ज्यादा मैंने कुछ अभी बताया ही नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी जितना बता दिया है वो एक एक बात आपको रट जानी चाहिए बेटा। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में क्वेश्चंस खूब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स गलतियां भी बहुत करते हैं फिर उसमें, सो वी हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि पहले तो नाम और फॉर्मूला से ही वेल फैमिलियर होना है बेटा आपको, नेम एंड फॉर्मूला, you have to be well familiar with that, structural aspect also। अब बेटा आई एम श्योर आपने ये सब बातें अच्छे से नोट की है, सो वी कंटिन्यू विथ वन मोर थिंग नाउ। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। पहले भी डिस्कस हुआ ही है, नथिंग इज न्यू, बस मैं एक बार और आपसे डेफिनेशन जानना चाहता हूं। किसी एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या है? किसी एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या है? चैट में आंसर दीजिए या माइक ऑन करके आंसर दीजिए। किसी एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? बेटा एम आई ऑडिबल? एक का भी आंसर अभी नहीं आया है। एम आई ऑडिबल? H plus a acid that can give H. हाँ, the Number number of of H. H plus that can be obtained from an acid is called its basicity. The number of H plus that can be obtained from an acid is known as its basicity. हाँ, दिया है कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर, मेरे पास चैट लेट पहुंची, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था इसलिए। सही है,
H प्लस कितने देगा बेटा, ये होती है एक एसिड की बेसिसिटी। तो चलिए इसी बात को लेकर एप्लीकेशन पे आते हैं। बेटा आप मुझे बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी 1। वेरी नाइस, मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, आई हैव रेड 1 इज राइट आंसर। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? अब सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी नाइस 2, वेरी नाइस। अब बताओ बेटा नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है? नाइट्रिक एसिड 1, यस। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज अगेन अ मोनोबेसिक एसिड। और जब हम ऑक्सी एसिड्स लेते हैं ना बेटा, ऑक्सी एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स उतनी ही बेसिसिटी होती है। अब आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बेसिसिटी में बहुत बहुत केयरफुल रहना है बेटा, क्योंकि इनमें एक धोखा होता है, बेसिसिटी का धोखा। कैसे? जरा फॉर्मूला को ध्यान से देखना, बोर्ड पर भी और अपनी कॉपी में भी। स्क्रीन पे देखो बेटा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉर्मूला में आपको H3PO2 फॉर्मूला है आपका, लेकिन बेटा जब स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो ये जो दो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड विथ P होते हैं, ये H प्लस के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और ये हाइड्रोजन इस फॉर्मूला में धोखा देते हैं हमें। बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड, अच्छे से नोट करके रखना। It is a monobasic because the H plus ion available will be only one H plus, that will be from OH group of this structure. तो बेटा फॉर्मूला से धोखा होता है। H3PO2 में फॉर्मूला में 3 हाइड्रोजन है, पर इसकी बेसिसिटी 1 है। Now this problem is continued in the next compound also. फॉर्मूला तो बेटा H3PO3 है, परंतु इस हाइड्रोजन को देखो जो डायरेक्टली P से जुड़ा है, ये H प्लस के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। एंड दिस वे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, ये डाइबेसिक एसिड है। कम टू पायरोफॉस्फोरस एसिड, द प्रॉब्लम again continues with these two hydrogen which are directly bonded with P, and therefore the available hydrogen are only 2H plus from these two OH groups, and this is again a dibasic acid. I hope you are able to understand beta. Concept is simple, but the problem is जब question आता है ना, तो फॉर्मूला भी नहीं देते, फॉर्मूला भी धोखा देता है कई बार, पर इवन वो फॉर्मूला भी नहीं देते, दे विल डायरेक्टली आस्क यू पायरोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है। तो पहला तो ये चैलेंज है कि व्हाट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड, दूसरा ये चैलेंज है कि आपने रटा हुआ है कि H4P2O5 है, तो यू मस्ट नो कि स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली P से अटैच्ड हैं और कितने हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हुआ है। अब बेटा ये प्रॉब्लम अगले कंपाउंड में खत्म हो गई, क्योंकि फॉर्मूला में दिख रहे 3 हाइड्रोजन यहां पर 3 OH ग्रुप में अवेलेबल है। सो दिस इज अ ट्राइबेसिक एसिड, दिस इज अ ट्राइबेसिक एसिड। अगले कंपाउंड में वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगेन, क्योंकि ऑल हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। सो दिस कंपाउंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज अ टेट्राबेसिक एसिड, ये टेट्राबेसिक में काउंट होता है। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड का क्या करोगे बेटा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड में जो मोनोमर यूनिट होती है वो मोनोमेरिक है, हमें ऐसा कहना होगा, क्योंकि मेटाफॉस्फोरिक एसिड में ये n वेरी करेगा ना, तो बेसिसिटी n पे डिपेंड करेगी। तो बेटर है हम एक स्मार्ट आंसर दें इसका, और हम बोलेंगे कि मोनोमर इज मोनोबेसिक, monomer is
मोनोबेसिक। तो टेट्रामर की बेसिसिटी कितनी हुई? टेट्रा बेसिक। हेक्सामर की बेसिसिटी कितनी हुई? हेक्सा बेसिक। ठीक है ना? राइट। तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द इंपॉर्टेंट केस नाउ। अभी तक के केसेस में बेसिसिटी वाली बात सभी को बहुत अच्छे से आ गई है समझ में। अब बेटा आ जाइए अपने इंपॉर्टेंट केसेस पे। ये वाले दो कंपाउंड जो एक दूसरे के आइसोमर है, केयरफुली चेक करिए जो अपनी बात चल रही थी उसके हिसाब से। लुक एट दिस फॉर्मूला एंड दिस हाइड्रोजन। तो बेटा जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है ये तो टेट्राबेसिक है, लेकिन जो इसका आइसोमर है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसके अब आपके पास में हाइड्रोजन केवल ये तीन ही अवेलेबल होंगे और ये कैटेगराइज हो जाएगा इनटू ट्राइबेसिक एसिड। ये ट्राइबेसिक एसिड होगा बेटा। सो नाउ टेल मी, इतनी सब बातें जो अभी स्क्रीन पर है या जो इससे पहले दिख रही थी जो आपके पास में नोटेड है, उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? प्रणीत यू आर रेजिंग हैंड। मेटा यूनिट्स सत्यम बोलिए। पॉलीमर्स बनाते हैं तो सिर्फ इसी के दूसरे। फिर से बोलिए बेटा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड के पॉलीमर्स बनते हैं तो सिर्फ फॉस्फोरस के मतलब इसी के बनते हैं पॉलीमर्स, बाकी नहीं, किसी के सारे भी नहीं मेटा बनते मेटा वालों मेटा के। जहां भी यूज किया था ना बेटा, मेटा सिलिकेट्स याद करो, मेटाबोरिक एसिड आया था हमारे सामने, सब पॉलीमर स्ट्रक्चर वाले केस होते हैं। सर हाँ जी, सर ज्योतिरादित्य का आइसोहाइपोफॉस क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा एक। सर, हाइड्रेटेड फॉर्म्स में बेसिसिटी चेंज होने से कोई एसिडिक नेचर में डिफरेंस आता है क्या? नहीं आता बेटा। एक जैसे +5 स्टेट वाला ऑक्सी एसिड है बेटा, तो चाहे वो मेटा फॉर्म में हो ऑर्थो फॉर्म में हो, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में फर्क नहीं होता। एसिडिक स्ट्रेंथ बदलेगी यदि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है तो। ओके सर। हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 4 होती है और आइसो हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, एक मिनट बेटा अनिरुद्ध, आपने पूछा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी बताई ना मैंने ऊपर, आपने लिखी है नहीं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2 बेटा, मोनोबेसिक बताया है। यस प्रणीत, आप कुछ पूछना है आपको? सर कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है? बेटा स्टेबिलिटी इज नॉट एनी क्राइटेरिया, क्योंकि मैं आपको इन पर एक्शन ऑफ हीट बताऊंगा टेम्परेचर के हिसाब से। ऑर्थो पायरो में बदलेगा, पायरो मेटा में बदलेगा और इस तरह के केसेस बनेंगे अभी। सो वी आर कमिंग टू दोस पॉइंट्स आल्सो। नहीं सर, मैं बस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और आइसोहाइपोफॉस्फोरिक नहीं, में पूछ रहा इनमें देयर इज नथिंग लाइक, क्योंकि ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं कोई। दीज आर नॉट एनी इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स। ये अपने आप में दो अलग अलग कंपाउंड ही है। सो देयर इज नो कंपैरिजन लाइक कि कौन ज्यादा स्टेबल है या कौन कैसा है। दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स विद टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज फार Okay, एज sir. बेसिसिटी इज कंसर्न। फॉस्फोरस एसिड में मेटा एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। प्रियल, आपका क्वेश्चन था, मैंने आपका आंसर दिया है। मेटा फॉस्फोरस एसिड जैसा कुछ नहीं होता। आप उसके 1 मोल से 1 मोल H2O निकाल के चेक करो बेटा, खुद ही आंसर मिलेगा आपको। Aniruddha also wants to ask some question, I think. He is raising hand. पूछो बेटा अनिरुद्ध, कुछ पूछना है क्या? नहीं? ओके बेटा, देन आई कंटिन्यू विद द टॉपिक। बहुत सारी चीजें अभी बची हुई है, इन पे आगे बढ़ते जाएं हम। सो कम टू द टॉपिक अगेन।
बेटा लिस्ट को एक बार रिव्यू कर लो। आई वॉन्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द लिस्ट, सारे फॉर्मूला देख लो, नाम देख लो, स्ट्रक्चर देख लो एक बार। किसी को कुछ डाउट है क्या, चेक कर लो। I am sharing one more screen to directly get the details. इस स्क्रीन को भी देख लो। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इनके ऑल्टरनेटिव नेम भी आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख के रख सकते हैं, वैसे जनरली कहीं पर इनको पूछा तो नहीं जाता है। हाइपोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसे। एसिड 2 में दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड। बेटा सम डिस्टर्बेंस इज कमिंग, 1 मिनट रुकिए, आई विल म्यूट योर माइक्स। ओके, हाँ जी, जस्ट चेक द लिस्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस पे फोकस करो बेटा, जस्ट अ मिनट। अभी प्रिपरेशन वाला पॉइंट आप अलग से लिखेंगे, अलग से रख देंगे। कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स एंड देयर नंबर, दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर। तो लिस्ट एक बार रिव्यू कर लीजिए। हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरिक यहां पर बीच में लिया हुआ है, और इसमें +4 स्टेट डिफाइंड है, जबकि मैंने इसको आपको 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में बताया है बेटा, सो बी केयरफुल। यहां केवल एक ही फॉर्मूला गिवन है। और बेटा एक बार रिव्यू कर लो, ये जरा देखना है यहां पर, ये ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स एक बार रिव्यू कर लीजिए। सर, हाँ जी सर पिछले स्लाइड में हाइपो और ऑर्थो का नेम सेम थे, ऐसा क्यों? हाँ, वो सिर्फ इसी का रखिए आप बेटा। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को फॉस्फीनिक एसिड बोलते हैं, है ना, बस इसी का रखिए आप। दैट सेकंड डजंट सीम टू बी राइट। बेटा इस लिस्ट को ध्यान से देखो, और आपको इसमें ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड दिख रहा है। जैसा मैंने कहा था ना, इसका टेट्रामर बन सकता है, हेक्सामर बन सकता है, और इसमें 1-2 एग्जाम्पल और भी एडेड है। हमने जो केसेस लिए हैं, ये फॉस्फोरिक एसिड के केसेस में केवल 3 ही फॉर्म लिए थे। यहां पर आप लिस्ट में 1-2 केसेस और एडिशनल देख पा रहे हैं। ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, जो HPO3 का पॉलीमर बनेगा वो। राइट, अब बेटा हम आगे बढ़ना चाहेंगे, सो लेट अस कम बैक टू वन मोर थिंग। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है बेटा, आई एम टेकिंग इट्स एग्जांपल। तो आई जस्ट वांट वन थिंग, इन्हें मैं बेटा हटा रहा हूं। अब सल्फ्यूरिक एसिड, मैं पहले एक इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, ध्यान से देखो बेटा। द इंफॉर्मेशन इज अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लिए एक वेल नोन कंपाउंड है। आपने सभी ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है। अब बेटा एक जानकारी सुनो, बीइंग अ डाइबेसिक एसिड ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाता है। NaOH का 1 मोल यदि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल से रिएक्ट करे तो ये बनाएगा NaHSO4। और मान लो कि इस NaHSO4 की रिएक्शन फर्दर NaOH के साथ हो जाए तो एक H+ अभी और निकल सकता है, और फाइनली प्रोडक्ट हमें Na2SO4 मिलेगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि इसको यूज करके हम फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में अप्लाई करने वाले हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग अ डाइबेसिक एसिड ये 2 टाइप के सॉल्ट्स बनाता है। जो पहला सॉल्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट उसे कहा जाता है जिसमें एक H+ अभी अवेलेबल है, एक या एक से ज्यादा, और जिसमें H+ फर्दर अवेलेबल ना हो उसे बोलते हैं